हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर सर शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत करता हूं और फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आया हूं क्लास 10th के लिए सीबीएसई। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस है, ये पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन आंसर आप उसमें से नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आगे का जो हम सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमारा जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व में वक्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है पोषण, दूसरा हमारा श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है परिवहन। तो इसका सही उत्तर है उत्सर्जन। इस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में आते हैं और आपको उसको इस तरीके से करना है। चलिए इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि किस तरीके से इसका जो आंसर है कि ऐसा क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन भी किया है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में वक्रक एक ऐसा अंग है जो मूत्र बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इन चारों में से एक ऑप्शन हमें बताना है। नंबर 1 जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो सही उत्तर है इसका जल का वहन। पादपों में जाइमेल नामक उत्तक जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। तो इसमें स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, प्रकाश का जल भी चाहिए और सभी। इनमें तो हमें सभी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। एक्सप्लेन। समपोषी प्रकाश संश्लेषित पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पादपों में क्लोरोफिल युक्त हिस्सों में प्रकाश की उपस्थिति में जल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस कर लेते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है बताइए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण और केंद्रिक। तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो उत्तर है वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन इस प्रकार होता है। तो इसका कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए। नंबर 1 क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। उसी प्रकार सेकंड लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उसे छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखते हैं। पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्राशय से स्रावित लाइपेन एंजाइम्स क्रियाशील हो सके। फोर्थ है लाइपेज एंजाइम्स वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार 5वां पॉइंट देख लेते हैं। पाचित वसा अंत में आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है बताइए। और इससे पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से बात कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं
तो आप इनको जरूर अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और समय समय पर रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भोजन में पाचन के लार की क्या भूमिका होती है? हम भोजन हम करते हैं तो उसमें लार की क्या भूमिका होती है जो खाना पचाते हैं उसके लिए? तो उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर, भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। लार एमिलेंस एंजाइम्स होते हैं जो मड स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और इसी का नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्च, मोल्टेज और आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रीन आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके अपोत्पाद क्या हैं? उत्तर देखते हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, वायुमंडल में रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जो पत्तियों में, उनके द्वारा जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, जो हवा होती है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उसको वो अपनी क्रिया करते हैं। जल पौधे जड़ों द्वारा भूमि से जल अवशोषित करना की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है। देखिए एक समीकरण दिया गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि क्लोरोफिल को अगर हम प्रकाश के साथ अभिक्रिया करें, सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये हमें प्राप्त होता है। अतः कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। उत्तर, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा एथेनॉल होते हैं। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 ATP अणु। इसमें काफी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP अणु। उदाहरण सभी उच्च जीवधारी, उदाहरण ईस्ट, पिता और क्रिम, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? सॉल्यूशन, हमारे फुफ्फुसों के मार्ग छोटी और छोटी कोशिकाओं में विभाजित होती है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे फुफ्फुसों के मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ढक देगी। इस प्रकार गैस के
विनिमय के लिए मानव फुफ्फुसों में अधिकतम क्षेत्रफल अभिकल्पित क्रिया किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण रक्ताल्पता रोग हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। ऐसी अवस्था में हमारे श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन की कमी में एनीमिया होता है, उसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? प्रत्येक रक्त परिसंचरण चक्र के दौरान मानव हृदय में रक्त 2 बार संचालित होता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बी ऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग होता है। यदि यह बंटवारा ना हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दोहरा परिसंचरण शरीर के उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लाइजम तथा फ्लोएम के पदार्थ के वहन में क्या अंतर है? तो सॉल्यूशन देखते हैं। लाइजम तथा फ्लोएम के पदार्थ के वहन में अंतर इस प्रकार है, एक टेबल की सहायता से समझते हैं। लाइजम द्वारा पदार्थ का वहन और फ्लोएम द्वारा पदार्थ का वहन। तो लाइजम में देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इसमें जल तथा खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में संवहित होता है। उसी प्रकार फ्लोएम में देखते हैं, इसमें भोजन अमीनो अम्ल तथा इसमें देखते हैं, इसमें भोजन अमीनो अम्ल का वहन, इसमें अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा बाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा बिना ऊर्जा एटीपी को खर्च किया जाता है। इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। लाइजम उत्तक में पदार्थों का परिवहन वहिनिकाओं तथा वहिकाओं द्वारा होता है जो मृत उत्तक होते हैं। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन संचालित या चालनी नलिका द्वारा संकलन साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है जो जैव कोशिकाएं होती हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वक्र में वक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि की तुलना कीजिए। सॉल्यूशन। फुफ्फुस में कूपिकाएं मानव शरीर में विद्यमान दोनों फेफड़ों में बहुत अधिक संख्या में कूपिकाएं होती हैं। नंबर 2, प्रत्येक कूपिका प्याले के आकार की होती है। 3, कूपिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। 4, पॉइंट नंबर 4, कूपिकाओं की दोनों दीवारों के बीच रुधिर कोशिकाओं का संवहन जाल बिछा रहता है। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 5, कूपिकाएं गैसों के लेन देन के लिए बनी होती हैं। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वक्रक में वक्राणु मानव शरीर में वक्रक संख्या के 2 होते हैं। प्रत्येक वक्रक में लगभग 10 लाख वक्राणु होते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक वक्राणु महीन धागे की आकृति जैसा होता है। 3, वक्राणु
के एक सिरे का वक्राणु के एक सिरे पर प्याले के आकार की मैल्पी घिनियन संपुट विद्वान होता है। मैल्पीघियन संपुट विद्वान होता है। फोर्थ पॉइंट, बूमेन संपुट के रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा उपस्थित होता है, जिससे कोशिकाएं क्या जिससे कोशिकाओं का गुच्छा, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। इसी का पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। बुमेन संपुट के रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है, इसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। वक्राणु ब्रज पदार्थ के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 14 को देख लेते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकाएं जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकाएं जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। सॉल्यूशन, बहुकोशिकाएं जीव बड़े तथा अधिक जटिल होते हैं, जबकि एक कोशिका जीव अत्यधिक छोटे तथा सरल बनावट वाले होते हैं। बहुकोशिकाएं जीवों के एक कोशिकाएं जीव की तुलना में अधिक जटिल होने के कारण अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विसरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए किसी भी कोशिका का सीधे वातावरण से संपर्क न होना अनिवार्य है, जबकि बहुकोशिकाएं जीवों में ऐसा नहीं होता है। साथ ही विसरण से ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति काफी धीमी तथा कम होती है, या जिसके कारण बहुकोशिकाएं जीवों में यदि विसरण में या विसरण से ऑक्सीजन की पूर्ति हो तो ऑक्सीजन की मात्रा उसके लिए अपर्याप्त होगी। इस कारण हमारे जैसे बहुकोशिकाएं जीवों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 15 को देख लेते हैं। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। सॉल्यूशन है, कोई वस्तु सजीव है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए हम इसमें जैव प्रक्रम के अस्तित्व को देखेंगे। हम जानते हैं कि सजीव के समय के अनुसार उसमें वृद्धि, प्रजनन तथा श्वसन की प्रक्रिया निरंतर होती है। सजीव के शरीर के अंदर आणविक गतियां लगातार होती रहती हैं, चाहे वह बाह्य रूप में स्थित हो या अंत रूप में क्यों ना हो। इसलिए वह मूवमेंट करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, प्रजनन करेगा, ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो इससे पता चलता है कि वो सजीव है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, ऊर्जा और सामग्री के स्रोत में या उसके रूप में भोजन। भोजन को टूटकर उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर या मानव के अंदर पाचन तथा अन्य कार्यों के उचित पाचन के लिए भोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सॉल्यूशन देखते हैं। जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, ऊर्जा और सामग्री के स्रोत के रूप में भोजन। नंबर 2, भोजन को टूटकर उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन। उसी प्रकार तीसरा, शरीर के अंदर भोजन तथा अन्य कार्यों के उचित पाचन के लिए भोजन। ये भोजन को जो पचाने के लिए जो हमें कच्ची सामग्री चाहिए वो ये है। कोई भी जीव जब कोई भी खाना खाता है, जैसे कोई भी अपने भूख को मिटाने के लिए खाता है, तो उसको पाचन क्रिया के लिए क्या क्या चाहिए वो इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जीवन के अनुसरण के लिए आप किन प्रक्रमों
को आवश्यक मानेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन देखते हैं। जीवन के अनुसरण के लिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जीवन के रख रखाव के लिए पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन प्रक्रम जरूरी है। ये जीवन के अनुसरण के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए। इसको हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इस प्रक्रम में जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। विषमपोषी पोषण, इस प्रक्रम में जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से प्राप्त करते हैं। विषमपोषी अपना भोजन वातावरण से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके बनाते हैं। विषमपोषी वातावरण से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को उत्पादक कहा जाता है, ऐसे जीवों को उपभोक्ता कहा जाता है। कहने का मतलब है जहां पर ये स्वपोषी है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, और विषमपोषी में इसका उल्टा है, वो एक उपभोक्ता है, वो बने बनाया, या कहने का मतलब है वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तब वो खाना प्राप्त होता है उनको। यह जीव प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर पहले भी बताया था कि ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, जबकि विषमपोषी में यह जीव विशिष्ट बनावटों की मदद से स्वपोषी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। उदाहरण के लिए पादप और कुछ नीले हरे शैवाल। और विषमपोषी के उदाहरण हैं मनुष्य और जानवर। ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जब खाना बनाया या बना हुआ हो उसको ग्रहण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? सॉल्यूशन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा वायु से, जल तथा खनिज लवण जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करता है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे स्वयं के भोजन का संश्लेषण करते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? जो हमारे अमाशय पेट में जो अम्ल होता है, अमीनो एसिड, उसकी क्या भूमिका है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में, अमाशयिक रस को अमाशय की कोशिका से स्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच मान लगभग 2.5 होता है। यह निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, भोजन के साथ आए हुए खतरनाक जीवाणुओं को मारता है। नंबर 2, भोजन को सड़ने गलाने से बचाता है। नंबर 3, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है और इस तरह अमाशय में स्रावित किए गए पाचन एंजाइम से पेप्सिन को क्रियाशील बनाता है। जो पेप्सिन होती है हमारे पेट में, उसको क्रियाशील बनाता है और खाने को पचाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है बताइए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन काफी लेंथी है और काफी, आई थिंक ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अग्रसाइक रस और लाइपेन पाचन तंत्र में स्रावित होने वाले पाचन एंजाइम से। इनके कार्य इस प्रकार हैं। एमाइलेज लाल
हम लार कहते हैं, जो हमारे मुंह में बनती है, में पाया जाता है। एमाइलेज भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है। पेप्सिन जो कि एक पाचन एंजाइम है, अमाशय के भीतर दीवार द्वारा साबित होता है। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने में मदद करता है। ट्रिप्सिन जो कि एक पाचन एंजाइम है, अग्रासीय रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। अग्रासिक रस भी एक पाचन रस है, अग्राशय द्वारा साबित होता है। अग्रासिक रस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है तथा भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचन एंजाइम्स अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणु सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है ताकि शुद्रांत की भित्ति द्वारा सरलता पूर्वक अवशोषित कर ली जाए। इस प्रकार सभी पाचन एंजाइम्स विभिन्न कार्य तथा प्रक्रियाओं द्वारा भोजन को सरल पदार्थ में बदलकर पाचन में मदद करते हैं। जितने भी हमारे जो एंजाइम्स थे, ये हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं और इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? सॉल्यूशन देखते हैं। पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे अनेकों प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण के सतही क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करने या उसे करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, उत्तकों का जो निर्माण करने तथा उत्तकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। जो हमारे उत्तक हैं तो वहाँ पर उनका निर्माण करना है, उनकी मरम्मत करनी है। कई बार उनको चोटिल हो जाती हैं तो उसकी मरम्मत में इसकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, बताइए। सॉल्यूशन देखते हैं। जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इस घुली हुई ऑक्सीजन को जलीय जीव श्वास द्वारा लेते हैं तथा उसे ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए किया जाता है। जबकि वायु में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है। स्थलीय जीव वायु से श्वास लेकर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को अधिक मात्रा में तथा आसानी से उपलब्ध है। इसलिए जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, बट फिर भी जलीय जीव जो है उसका प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। परंतु जो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिससे जो मनुष्य हैं या जीवधारी हैं उन्हें उसका प्रयोग श्वसन के लिए किया जाता है और उनमें क्योंकि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? इसका सॉल्यूशन है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ इस प्रकार हैं। वायवीय श्वसन, इस प्रक्रम में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में खंडित कर जल तथा CO2 का निर्माण होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।
यह पराक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस पराक्रम को ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उसी प्रकार अभावीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में विखंडन किया जाता है तथा पायरुवेट का खंडन कर एथनॉल व CO2 का निर्माण किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी में लेकिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि ज्यादा काम करने तथा मांसपेशियों में होता है। ये सभी क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें और तैयार कर लें, और टाइम टू टाइम इसको अपने जो एग्जाम्स के समय में इसको रिवाइज कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, बताइए। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं या उसे करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, इसलिए उसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। रुधिर के विलय होकर CO2 फेफड़ों तक पहुंच जाती है। वायु कुपिकाओं में CO2 की सांद्रता कम होने के कारण रुधिर से यह विसित होकर फेफड़ों में आ जाती है। यह CO2 वायु निश्वसन द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, और जब हम उसको दोबारा सांस छोड़ते हैं तो उसमें से जो हमने सांस ली है उसमें से काफ़ी मात्रा ऑक्सीजन की हम यूज कर चुके होते हैं, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, गैसों में विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित करते हैं, कैसे अभिकल्पित किया जाता है या होता है। सॉल्यूशन, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, और जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुपिकाएं कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है या होता है। कुपिकाओं की व्यक्ति भी रुधिर मतलब हमारा ब्लड खून, बहिर्गाव का विस्तृत जाल होता है। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक देगी। इस तरह गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्र को कुपिकाओं के द्वारा अभिकल्पित किया जाता है। यह क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट हैं और कई बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी कई बार रिपीट किया गया है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। सॉल्यूशन, मानव में वहन तंत्र के घटक हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर। उनके कार्य इस प्रकार हैं। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। उसी प्रकार रुधिर वाहिकाएं, धमनियां हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। शिराएं विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस ऑक्सीजन रक्त लाती है। कोशिकाएं धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती हैं, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है। रुधिर या रक्त यह परिवहन का माध्यम है जो निम्नलिखित से बने होते हैं। प्लाज्मा भोजन में अणु
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी भत्य, लवण, हार्मोन्स, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। नंबर 2 आरबीसी, इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। पॉइंट नंबर 3 डब्ल्यूबीसी, संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। यह शरीर के या शरीर में पाए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बना रखता है। पॉइंट नंबर 4 प्लेटलेट्स, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। लेसिका एक द्रव्य है जो परिवहन में भी मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? सॉल्यूशन, स्तनधारी तथा पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हृदय का दायां तथा बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। यह शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, बताइए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। उच्च संगठित पादप में अच्छी प्रकार से विकसित वहन उत्तक होते हैं और यह वहन द्वारा दो प्रकार के हैं। पॉइंट नंबर 1 जाइलम उत्तक, दारू कहा जाता है इसको। जाइलम उत्तक पादप के जड़ों से खनिज, लवण तथा जल इसके सभी अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम उत्तक से जड़ों, तनों और पत्तियों की वहिनिकाएं तथा वहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वहिकाओं का एक जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। फ्लोएम उत्तक पार्श्ववाह, भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है, जो कि पत्तियों में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? सॉल्यूशन, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइमल उत्तक के द्वारा होता है। जड़ें मृदा के अंदर होती हैं तथा आयनों का आदान प्रदान करती हैं। यह जड़ और मृदा के आयनों की सांद्रता में एक अंतर उत्पन्न करती हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ से जाइमल में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर नहीं पहुंचा सकता। पत्तियों के द्वारा बाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है, जो जल को जड़ से उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः बाष्प उत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल देता है। में जल के साथ साथ खनिज लवण का वहन जड़ों से पत्तियों तक जाइमेल द्वारा संभव होता है। जैसे देखा गया है कि जो हम पेड़ों में पौधों में पानी देते हैं और खाद देते हैं, तो वो उनके पूरे शरीर में किस तरीके से फैलता है, कुछ तरीके से पूरे पेड़ में फैलता है। उसमें सबसे बड़ा जो उसमें सहायक वो है जाइमेल, जो कि इनमें काफी मदद करता है इन सभी को पत्तियों तक भोजन या जल को पहुंचाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादपों में पत्तियों प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती हैं और वह वहां से पादप के अन्य भागों से भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन
स्थानांतरण कहलाता है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है। भोजन विशेष रूप से जड़ से भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरण होता है। भोजन ऊतकों का प्राशन दाब बढ़ा देते हैं, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब भोजन को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। तो इस तरीके से पादप भोजन हस्तांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, वक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन, वक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। संरचना, मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वक्र नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। वक्राणु नेफ्रॉन वक्र की क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में कप के आकार का एक बोमन संपुट होता है, जिसमें कोशिकाएं गुच्छ होती है, यानी गुच्छे में बनी होती हैं। कोशिकाएं गुच्छ रुधिर गुच्छ होता है जो एफेरेंट धमनियों द्वारा बने होते हैं। एफरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक ले जाते हैं। कप के आकार का वोमन संपुट वक्राणु के नलिकाकार भाग का निर्माण करता है जो संग्रह वाहिनियों से जुड़ा होता है। इस तरीके से वक्राणु नेफ्रॉन की रचना होती है, उसमें क्या क्रियाकलाप होता है इसमें बताया गया है। क्रिया विधि देखते हैं। वक्र धमनी ऑक्सीजनित रुधिर लाती है, जिसमें नाइट्रोजनिक वत्स मूत्र बोमन संपुट में स्थित कोशिकाएं गुच्छ से फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पहुंचा जाता है। मूत्र के कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल रह जाते हैं, जो पुनः इस नलिकाकार भाग से अवशोषित कर लिया जाता है। मूत्र संग्रह वाहिनी में एकत्र हो जाता है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जहां से मूत्राशय में चला जाता है। अतः प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिकाएं मूत्र वाहिनी से प्रवेश करता है, जो वक्र को मूत्राशय से जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस कर लेते हैं। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किस विधियों का प्रयोग करते हैं? सॉल्यूशन, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण में O2 ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया के उत्पाद के रूप में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। रंध्र आप लोग समझ गए होंगे, रंध्र किसे कहते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो पंक्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा पौधे या वृक्ष जो हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उसी से ही वाष्प उत्सर्जन होता है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पौधे अतिरिक्त जल से वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग हो जाती हैं, जिसमें अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। मतलब जो पत्तियां देखा है आपने, कई बार पीली पड़ जाती हैं या वो झड़ जाती है, गिर जाती है, क्योंकि उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसमें
संचलित हो जाते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है, तो उनमें शक्ति नहीं रहती है और वो वहां से टूट जाती हैं, वृक्ष से पौधे से हट जाती है, अलग हो जाती हैं। पादपों में अन्य अवशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइमल में संचित रहते हैं। पादप कुछ अवशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते रहते हैं या करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33, मूत्र बनने की मात्रा का विनिमय किस प्रकार होता है? सॉल्यूशन, मूत्र बनने की मात्रा का विनिमय पुनर्वशोषण द्वारा किया जाता है। जब कोशिकाएं गुच्छ द्वारा रक्त को छाना जाता है तो यह वोमन संपुट के अंदर एकत्र हो जाता है। प्रारंभिक निषेध में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इसे अमीनो एसिड भी बोलते हैं, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र वक्राणु के नलिकार भाग से प्रभावित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वैज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं अपने स्टूडेंट से एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जो राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामर यही चीज़ देखता है कि बच्चे ने कैसा लिखा और किस तरीके से लिखा है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी राइटिंग को अच्छा और नीट एंड क्लीन कर रखें। और एक बात और जो आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं, हेडिंग को भी आप ब्लू पेन से लिखते हैं और जो उसकी डेफिनेशन है उसको भी ब्लू पेन से लिखते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हेडिंग जब आप लिखें किसी भी क्वेश्चन में तो उसको ब्लैक पेन से लिखें, अंडरलाइन करें, और उसकी जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो आप ब्लू पेन से करें। इससे क्या है कि हमारे पॉइंट्स अलग से नज़र आ जाते हैं और एग्जामर को जो चेकर है उसको नज़र आता है कि इसने बच्चे ने ये पॉइंट्स किया है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट क्वेश्चन वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।